दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीन उसमें दुनिया का दादा है। पूरी दुनिया का 28.4% सामान चीन में ही मैन्युफैक्चर होता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका का 16.6%, जापान का 7.2%, जर्मनी का 5.8%, साउथ कोरिया और भारत का योगदान 3.3% है। ये आंकड़े साल 2018 के हैं, मतलब 2019 में इसमें बड़ा बदलाव आ चुका है। चूंकि इस वक्त कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लिहाजा परिस्थितियां बदली हुई सी लगती हैं। चीन डर्टी ट्रिक्स से दुनिया पर कब्जा कायम करने की मुहिम में आगे बढ़ ही रहा था कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां एक साथ ड्रैगन को कुचलने के लिए कूद पड़ी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस समेत भारत चीन के कुचक्र के खिलाफ कदम आगे बढ़ा चुके हैं। लिहाजा आने वाला वक्त बेहद अनिश्चितता के दौर में गुजरने वाला है, जहां भारत के बड़े विनर बनने के चांस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वो तमाम बातें बताने वाले हैं जो भारत को बढ़त दिला सकती हैं। नंबर 1, समंदर में बढ़ा चीन अमेरिका के बीच महासंग्राम। चीन के बढ़ते वर्चस्व ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के अंदर खलबली मचा दी है। अमेरिका हर हाल में अब चीन को जवाब देना चाहता है, चाहे वो रणनीतिक हो या आर्थिक तौर पर। चीन ने कोरोना महासंकट का फायदा उठाकर साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां तेज कर दी, तो अमेरिका ने ताइवान के आसपास अपनी गश्त बढ़ा दी। चीन की नौसेना ने दावा किया कि उसने साउथ चाइना सी में अमेरिका के एक जंगी जहाज को अपने इलाके से खदेड़ दिया है, लेकिन अमेरिका ने चीन के इस दावे का खंडन करते हुए अपने बम वर्षक विमानों को साउथ चाइना सी में गश्त के लिए भेज दिया। इस बीच अमेरिका और यूरोप को ताकत दिखाने के मकसद से रूस ने भी अपने महाविनाशक बम को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यानी युद्ध की स्थिति में वो चीन का साथ दे सकता है, तो युद्ध की स्थिति में पूरा यूरोप चीन के खिलाफ एक झंडे के नीचे आ सकता है। बड़ी बात तो ये है कि भारत की एक तरफ पश्चिमी देशों से दोस्ती है, तो दूसरी ओर चीन की हिमायती रूस के साथ जिगरी यारी है। मतलब दोनों हाथों में लड्डू हैं, लिहाजा इस तनाव का भारत को भरपूर फायदा मिलने वाला है। नंबर 2, ग्लोबल सप्लाई चेन पर भारत की बादशाह। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक अमेरिका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। जाहिर सी बात है कि अब ये सभी देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन से चीन को बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय देशों के बीच भी चीन के खिलाफ तगड़ी नफरत का माहौल देखने को मिल रहा है, जो आने वाले वक्त में चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को फिर से रिव्यू करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चीन का दोस्त रहा ऑस्ट्रेलिया खुलेआम उसे धमकी दे रहा है। जर्मनी ने चीन पर वायरस फैलाने का आरोप लगाकर आर्थिक मुआवजे की मांग की है। ऐसे में जब ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से शुरू होगी तो भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत और अमेरिका साथ मिलकर अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा खोलने का प्लान बना चुके हैं। अब सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपने कारोबार स्थापित करना चाहती हैं। जापान का अपनी कंपनियों को चीन के बाहर आने के लिए कहना और अमेरिकी कंपनियों का चीन को छोड़कर भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट करना, ये दर्शाता है कि अब दुनिया इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तगड़े प्रयास। कोरोना वायरस के कारण हजारों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन छोड़कर अपने लिए नए ठिकाने की तलाश कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि 1000 से ज्यादा कंपनियां भारत में अपने यूनिट लगाने के लिए सरकार के संपर्क में हैं। भारत इस मौके को जाने नहीं देना चाहता। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उस सेक्टर की पहचान करने में जुटे हैं जिसमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। इसके लिए पूंजीगत सामान, चमड़ा और रसायन जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान
की जा रही है। अगर समय रहते इन कंपनियों के लिए उचित प्रबंधन नहीं किए जाते हैं तो भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी हैं जो इन कंपनियों को आकर्षित करने की रेस में है। मोदी सरकार इस वक्त उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है जिसमें वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने और देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की क्षमता है। इसके लिए उद्योग मंडलों समेत कई संबंधित पक्षों की बैठकें हुई हैं। भारत में मॉड्यूलर फर्नीचर, खिलौने, रेडी टू ईट फूड, कृषि रसायन, गारमेंट्स, एयर कंडीशनर, भूमिगत सामान, फार्मा और वाहनों के कलपुर्जे शामिल हैं। नंबर 4, काम आएगी मोदी सरकार की बड़ी प्लानिंग। मोदी सरकार ने मौके की नजाकत को देखते हुए पिछले 1 महीने से निवेश की तगड़ी प्लानिंग की है। भारत के CII और एसोचैम जैसे उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों के कई समूह हैं और कई उप समूह बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य समूह है तकनीकी क्षमता, रोजगार क्षमता और ग्लोबल एंड डोमेस्टिक डिमांड के लिए पॉलिसी बनाने में जुटे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कह चुके हैं कि कोरोना महामारी के बाद के युग में ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लिहाजा देश के कारोबारियों को वैश्विक कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी पर काबिज होने के प्रयास करने चाहिए। सरकार फिलहाल ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर रही है जिनका एक्सपोर्ट निकट भविष्य में बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से भारत के धीमे पड़े निर्यात को तेज करने और रोजगार के ज्यादा मौके तलाशने में मदद मिलेगी। मतलब एक ही तीर से कई शिकार किए जा सकेंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का करीब 15% योगदान है, जिसे भारत सरकार तेजी से बढ़ाना चाहती है। नंबर 5, सर्विस सेक्टर के जरिए कायम होगा दबदबा। चीन दुनिया को सामान बनाकर बेचता है तो भारत सर्विस प्रोवाइडिंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। भारत की GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 60% है। वहीं चीन में GDP का करीब 1/3 हिस्सा ही सेवा क्षेत्र से आता है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पिछले 1 दशक में 300% की बढ़ोतरी की है और आज उसकी GDP में 40% का सर्वाधिक योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट आने वाली है और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि कोरोना महामारी के जन्मदाता की पहचान के बाद दुनिया में चीन की छवि खराब हुई है। भारत सर्विस सेक्टर में पहले से ही अमेरिकी ढांचे से मुकाबला करने की क्षमता रखता है और अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चूंकि कोरोना काल के चलते श्रमिक कम क्षमता से ही काम कर पाएंगे, जिसका उत्पादन पर बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन सेवा क्षेत्र के कर्मचारी सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट होकर अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब भारत का सर्विस सेक्टर पूरी क्षमता से काम करेगा, लेकिन चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा नहीं कर पाएगा। और रही सही कसर मोदी सरकार की कोशिशें कर देंगी, चूंकि मेक इन इंडिया को मजबूत करने के तहत विदेशी कंपनियों को लुभाने वाले भारत के हालिया प्रयास और चीन से विदेशी कंपनियों के मोहभंग वाले दोहरे असर से ड्रैगन को मात दी जा सकती है। नंबर 6, भरोसे और नफरत का बड़ा खेल। कोरोना काल में चीन ने ब्रिटेन, इटली, स्पेन, कनाडा, पाकिस्तान और भारत को खराब टेस्टिंग किट, घटिया पीपी किट भेजे हैं। साथ ही बहुत सी सप्लाई को मन मर्जी से ऑपरेट किया है, जिससे दुनिया में उसके सामान के प्रति भरोसा तेजी से घटा है। दूसरा, उसके प्रति कोरोना काल का जन्मदाता होने का टैग पहले से ही लगा हुआ है, जो दुनिया में चीन के प्रति नफरत का सबसे बड़ा जरिया बना है। हालांकि चीन इससे भी बाज नहीं आया और उसने दुनिया के देशों की तेजी से डूब रही अर्थव्यवस्था में बैकडोर से एंट्री करनी शुरू कर दी। लिहाजा सभी देश अपनी कंपनियों को बचाने में जुट गए और नियम कड़े कर दिए। चूंकि कोरोना के दौर में चीन मजबूरी का फायदा उठाकर कंपनियां खरीदने में जुटा था, लिहाजा उसकी नीयत के प्रति दुनिया की घृणा और बढ़ गई। वहीं साउथ चाइना सी में युद्धपोत उतारने वाली चीनी रणनीति ने इस आग में घी का काम किया है। लिहाजा सभी देश अंदर खाने चीन से बुरी तरह नफरत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत कोरोना के वक्त भी पूरी दुनिया के साथ खड़ा नजर आया है।
जैसे ही दुनिया को कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल की जरूरत पड़ी तो बिना कोई मोलभाव किए अब तक 99 देशों को सप्लाई दी है। इसके साथ ही भारत ने कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हर संभव मदद के दरवाजे भी खुले रखे हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भारत की राह देख रही हैं। इससे जहां भारत का दुनिया में भरोसा बढ़ा है, वहीं चीन ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है।